हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सेबी एक्ट 1992 की सीरीज़। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने एक सेबी एक्ट 1992 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट कर दी है क्रिएट मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिस एक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने सबसे पहला ये एक्ट उठाया है, क्योंकि आपको समझना होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो एग्ज़ाम इटसेल्फ सेबी का है, तो उसमें जो है सेबी एक्ट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये आपको एक्ट जो है वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिफोर द एग्जामिनेशन इस एक्ट को कीप ऑन रिवाइजिंग दिस एक्ट। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे वीडियोस ओपन करने हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड में सुनिए, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम 2x और 1.5x, जो भी आप कंफर्टेबल होते हैं उसमें लगाकर सुनिए। एंड इससे जो है आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में जो है हमने चैप्टर 6A तक कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6B से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट, जुरिस्डिक्शन, ऑथोरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन, अपीलेट ट्रिब्यूनल की ऑथोरिटी, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, इन सब के बारे में चैप्टर 6B हमें बता रहा है, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर 15K है, ये हमें बताता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, नोटिफिकेशन देता है और इस्टेब्लिश कर सकता है एक या एक से ज़्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और to exercise the jurisdiction power and authority conferred on such tribunal by under the act or any other law for the time in force। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगा, इस्टेब्लिश करेगा एक या एक से ज़्यादा, क्या इस्टेब्लिश करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, जहाँ से बोर्ड की अपील जाएगी, और उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और वो जो है वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, पावर एक्सरसाइज करेगा, अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा, जो उस ट्रिब्यूनल को दी गई है इस एक्ट के अंदर, यानी कि सेबी एक्ट 1992 के अंदर, और किसी अदर लॉ के अंदर जो भी टाइम बिंग इन फोर्स होगी टाइम टू टाइम, ठीक है। ये था क्लॉज 1। क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है, क्लॉज 2 जो है हमें बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो नोटिफाई करेगी, वो स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 के अंदर मैटर्स और प्लेस जिसमें सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अपना जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई करेगा। यानी कि किसके पास पावर है मैटर स्पेसिफाई करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन देगा। सबसेक्शन 1 में जो बताया था इस एक्ट और को टाइम बिंग के अंदर जो भी लॉ होगा उसमें डिफाइन किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी टाइम टू टाइम किस मैटर पे डील करेगा ये एसएटी सैट और सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और किस प्लेस के रिलेशन में ये जो है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। ये था हमारा 15K। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है 15L, और ये क्या बता रहा है, कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के कंपोजिशन के बारे में बता रहा है कि वहाँ कौन कौन बैठेंगे। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होता है ना, उसमें कौन कौन होते हैं, सबसे पहले तो आपके होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो हेड होंगे वहाँ पे प्रिसाइड करेंगे उस ट्रिब्यूनल में। इनके एडिशन में क्या होता है, 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस 2 मेंबर्स होते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट इनको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। यानी कि जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और 2 मेंबर जो है जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर जो है इसके साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच है। ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, उसमें क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 1 पर्सन ओनली, एस्टैब्लिश बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ Security and Exchange Board of India shall continue to exercise jurisdiction, power and authority confirmed by it under this section and any other law for the timing in force
till two other member are appointed under this section। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है प्रोवाइजो में, यानी कि जब ये एक्ट आया था और ये जो सेबी का बोर्ड है वो इस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले से कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश्ड है जो एक्सरसाइज कर रही है पावर एंड जुरिसडिक्शन, ठीक है। और उसमें जो है एक सिंगल मेंबर ही है, दो अदर मेंबर नहीं है, सिर्फ एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो वो जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू प्रिसाइड करेगी जब तक दो अदर मेंबर को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, यानी कि तब तक उसके लिए एक्सेप्शनल है कि सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही जो है उसको रन कर सकता है। लेकिन उसकी ड्यूटी क्या बना दी है कि दो मेंबर की अपॉइंटमेंट करनी होगी एज सुन एज पॉसिबल, एंड जब तक नहीं हो रहा तब तक ये चला सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। फिर जो है अब 15M हमें बता रहा है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है या मेंबर बनना है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पर्सन है उसको अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ का बनना है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है ना, तो क्या होगा, तो वो तभी बन सकता है जब वो एक सिटिंग या रिटायर्ड जज कहाँ का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का। यानी कि क्या है, अगर आपको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये देखिए मेंबर की नहीं बात हो रही है, यहाँ सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप तभी बन सकते हो अगर जो है आप अभी बैठे हो कुर्सी पे सुप्रीम कोर्ट के जज की, या आप वहाँ से रिटायर हो गए हो, या तो आप जो है बैठे हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कुर्सी पे, या आप रिटायर हो गए हो, तो जो है आप बन सकते हो। ये थी पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी जो है वो बता रहा है कि आप जो है सीटिंग या रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट की जिसने कंप्लीट किया है 7 years ऑफ सर्विस एज अ जज इन अ हाई कोर्ट, ठीक है, नॉट लेस देन है यहाँ पे, यानी कि 7 साल से कम का कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तब तो आप एलिजिबल है, चाहे आपने कितनी भी सर्विस दी हो या नहीं दी हो। लेकिन आप अभी जो है चीफ जस्टिस नहीं बने, आप सिर्फ जो है जज है हाई कोर्ट के, तो आपको 7 years जो है आपकी सर्विस कंप्लीट करनी होगी एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो आप एलिजिबल है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए सैट के, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के, ठीक है। फिर 1A जो है जो बाद में ऐड किया गया है, ये होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे ना सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे सैट के, उनको जो है अपॉइंट कौन हो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर देगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगी या उसके नॉमिनी, अगर उसका कोई नॉमिनी है उसको कंसल्ट करेगी, और आपको बना दिया जाएगा सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। फिर जो है इसके साथ हमारा क्लॉज 2 भी है, जो भी क्या बोल रहा है, पर्सन जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा मेंबर। देखिए अभी फर्स्ट क्लॉज में हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बता रहा था, अब सेकेंड क्लॉज में जो है हमारा एसएटी के मेंबर के बारे में बता रहा है। तो वो तभी क्वालिफाई होगा एसएटी के मेंबर बनने के लिए अनलेस, मतलब यानी कि जो है उसकी क्वालिफिकेशन ये सारी होनी चाहिए, तभी बन सकता है जब उसके पास ये सारी क्वालिटी हो। क्या, वो पर्सन ऑफ एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, स्टैंडिंग who has shown capacity in dealing with the problems relating to security market and has qualification and experience of corporate law, security law, finance, economic and accountancy। यानी कि अगर आपको मेंबर बनना है ना एसएटी का, तो आप एक पर्सन होने चाहिए एबिलिटी के और इंटीग्रिटी होना चाहिए आपके पास जो है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कैपेसिटी है कि आप प्रॉब्लम से डील कर सकते हो जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड होंगे, और आपके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस भी है कॉर्पोरेट लॉ का, सिक्योरिटी लॉ का, फिनेंस का, इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का, ठीक है। फिर प्रोवाइजो बोल रहा है जो मेंबर होंगे ना बोर्ड के, या किसी कोई पर्सन जो होल्ड कर रहा है सीनियर मैनेजमेंट लेवल का पोस्ट, ठीक है, या इक्विवेलेंट पोस्ट टू एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड, वो shall not be appointing as a presiding officer or member of SAT during his service or tenure as such with the board
or within 2 years from the date on which he ceases to hold office as such in the board। यानी कि क्या बोल रहा है, जो बोर्ड है या कोई पर्सन ने जो होल्ड कर रहा है सीनियर मैनेजमेंट लेवल का पोस्ट या इक्विवेलेंट पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होता है बोर्ड में, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता या मेंबर भी नहीं बन सकता सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जब तक वो अपनी सर्विस के टेन्योर में है। ठीक है, और सर्विस जब खत्म हो गई उसके 2 साल तक, यानी कि जब तक उसकी सर्विस चल रही है प्लस 2 ईयर्स तक जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर जो 2 मेंबर है, काफ़ी गंदा हो गया तो बता देती हूँ फिर से मैं, कि जब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इक्विवेलेंट का पोजीशन पे कोई सीनियर मैनेजमेंट लेवल का पर्सन होता है ना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है या 2 मेंबर जो है वो भी नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो कब तक नहीं बन सकता, जब उसने होल्ड की हो ये सीनियर मैनेजमेंट का पोस्ट, होल्ड की हो ना पोस्ट, तब नहीं बन सकता है। प्लस इसके एडिशन में 2 ईयर्स और गुजर जाने चाहिए जिस दिन आपने वो जो पोस्ट होल्ड किया हुआ है ना, ठीक है, पोस्ट होल्ड किया है वो जिस दिन आपने रिजाइन कर दिया या जिस दिन आपके टेन्योर खत्म हुआ उसके 2 साल तक और आप नहीं बन सकते हो ये दोनों चीज़। ठीक है, ये था क्लॉज 2 का प्रोवाइजो हमारे पास। और ये इसी के साथ हमारा जो है लास्ट सेक्शन जो था 15 क्लॉज एम खत्म हो जाता है और अब नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं जो कि बता रहा है टेन्योर ऑफ ऑफिसर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अदर मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। 15N में इसके बारे में बात कर रही है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं या जो अदर मेंबर होते हैं सेट के, ठीक है, वो होल्ड करेंगे ऑफिस कितने टाइम तक, 5 साल के लिए। याद रखिएगा 5 साल, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस दिन से, जिस दिन वो उस ऑफिस में एंटर कर रहा है, और फिर वो रीअपॉइंटमेंट भी उसकी हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन जो है होल्ड नहीं करेगा ऑफिस एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेट आफ्टर ही अटेंड द एज ऑफ 68 ईयर्स। यानी कि मैक्सिमम एज क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनने की, आपकी 68 ईयर। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई तो आप नहीं बन सकते हो। फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर मेंबर बनना है ना तो मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स, मेंबर्स के लिए 62 ईयर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है उसके लिए 68 ईयर्स। ये यहाँ पे दिया है हमारा 15 क्लॉज एन में, एंड जो आपका ड्यूरेशन था वो है 5 ईयर्स। ठीक है, टेन्योर का ड्यूरेशन। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 15O जो सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात कर रही है। तो जो सैलरी है, अलाउंसेस है जो पेबल होता है, और जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विस की हैं जैसे कि पेंशन है, ग्रेच्युटी है, फिर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की या अदर मेंबर की सेट की, वो वैसी होंगी जो प्रिस्क्राइब करी आ जाएगा इस एक्ट के अंदर या रूल्स या रेगुलेशंस के अंदर। और प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, ना ही सैलरी और अलाउंसेस नॉर उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो सर्विस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का या अदर मेंबर का सेट का, वो उसके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं हो सकता है एज कॉन्स्टिट्यूशन सेज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के बताया गया है कि जो आपका पोजीशन है वो आपके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी के बारे में बोल रही है। आप देख सकते हैं मैंने स्पीड अपनी क्या रखी है, एक एक चीज़ समझाते हुए चल रही हूँ, बट स्पीड भी काफ़ी तेज़ रखी है क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो आपके लिए एक एक पल इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ और सारे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविजंस बता रही हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपके लिए यूज़फुल है और अगर मुझे मेरी वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी के बारे में जो कि 15P में बताया जा रहा है। ठीक है, इफ फॉर रीजन अदर देन टेम्पररी absence any vacancy occur in the office of presiding officer or any other member of SAT, the central government shall appoint another member in accordance with the provision of this act to fill the vacancy and the proceeding to be continued before the SAT from the stage of the vacancy is filled। यानी कि अब देखिए कोई ऐसा केस है जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है या तो उन्होंने रिजाइन कर दिए या तो उनका पोस्ट मतलब टेन्योर ख़त्म हो गया है, या तो कोई मेंबर है उन्होंने रिजाइन कर दिया या टेन्योर ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई मैटर चल रहा है अभी सेट में यानी कि
सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो मैटर जो है कंटिन्यू हो गई। ठीक है, अब ये किसी ने रिजाइन कर दी तो फिर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपॉइंट करेगा, जिस पर्सन ने भी रिजाइन किया या जिसका भी टेन्योर खत्म हो गया उसको अपॉइंट कर देगा। एंड देन जो है सेट की प्रोसीडिंग वहीं से चलेगी जहां से स्टॉप हुआ था वैकेंसी के कारण प्रोसीडिंग। ठीक है, ये हमारा 15P। नेक्स्ट सेक्शन पे चलता है, रेजिग्नेशन रिमूवल के बारे में बोल रहा है 15Q। ठीक है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या अदर मेंबर है सेट का, ठीक है, वो क्या करेगा, नोटिस देगा राइटिंग में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा नोटिस और वो रिजाइन कर देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजिग्नेशन की नोटिस दे सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अदर मेंबर। फर्दर प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और अदर मेंबर है shall, unless he is permitted by the central government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of 3 months from the day of receipt of the notice and until a person duly appointed by his successor enter upon the office or until the expiry of the term of office whichever is earliest। यानी कि अगर उसको इमीडिएट इफेक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अपनी पोजीशन छोड़ दो, तब तो उसको इमीडिएट इफेक्ट पे छोड़ना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जिस दिन से उसने नोटिस दिया तो उसको 3 मंथ का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, या तो जो भी उसका सक्सेसर है जिस दिन वो सक्सेसर ने एंटर कर दिया ऑफिस उस दिन से वो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, या जो उसकी टर्म है एक्सपायरी की वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। 3 चीज़ें थी, 3 मंथ्स जिस दिन से रेजिग्नेशन दिया है, ये पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ थी जो सक्सेसर जिस दिन से उसने एंटर कर लिया ऑफिस में, ठीक है, एंटर कर लिया। फिर तीसरा था जो एक्सपायरी है उसकी टर्म, एक्चुअल टर्म जो है ना एक्सपायरी। इन तीनों में जो अर्लीस्ट वन होगा ना, अर्लीस्ट, उसको ही माना जाएगा, उस दिन से वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर। ठीक है, ये था 15 क्लॉज Q। अब जो है इसका क्लॉज 2 बोल रहा है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या अदर मेंबर है सेट का, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा ऑफिस से जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। किस ग्राउंड पे, अगर उसने मिसबिहेवियर किया या इनकैपेसिटी किया है और इंक्वायरी मेड की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। ठीक है, तो अगर ऐसे केस में भी रिमूवल चाहिए मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के केस में, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर देगा तभी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एंड इसको रिमूव करने के पहले एक बार प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा, जैसे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको और भी हम क्या बोलते हैं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। आपका लीगल टर्म भी आने वाला है इस एग्जाम में, तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर जो है थर्ड सब क्लॉज क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय रूल्स रेगुलेट करता है प्रोसीजर ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी का, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अदर मेंबर पे एलिगेशन लगाया गया उसका जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको रूल्स कैसे रेगुलेशन कौन स्पेसिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहा है जो 15R बता रहा है, ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स। यानी कि कोई भी ऑर्डर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर मेंबर, तो वो जो ऑर्डर होगा ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो क्या होगा, वो फाइनल होगा और उसको जो है उठाया नहीं जा सकता है कोई क्वेश्चन किसी भी मैनर में। ठीक है, और कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग्स जो है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा कि किस मैनर में आपने इसको अपॉइंट किया, क्या वैलिडिटी है, एंड इन सब चीज़ों पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, किसी भी मैनर में ऑफ एनी डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ नहीं, जो यानी कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो वो फाइनल होगा और इनवैलिडेट नहीं कर सकता किसी भी प्रोसीडिंग से। फिर जो है 15S स्टाफ के बारे में बात कर रहा है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टाफ के बारे में बताएगी कि कितने सेट के जो है ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है अथॉरिटी है सेट के ऊपर। ठीक है, फिर जो है जो ऑफिसर या एम्प्लॉय होंगे ना सेट के, वो डिस्चार्ज करेंगे अपना फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सुपरविजन पे एम्प्लॉय और ऑफिसर्स रहेंगे। जो सैलरी अलाउंसेस है जो इन लोगों का, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय का,
वो भी सेट ही स्पेसिफाई करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या होगा। ये था 15S। सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आज के लेक्चर में, मैंने जितने भी प्रोविजन अब तक बताए ना सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर 15T है जो कि अपील के बारे में बात कर रहा है, टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, सेम एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है जो कि बोर्ड की जो बोर्ड ने ऑर्डर दिया है उससे अग्रीव्ड है, और एक बस ये जो सिक्योरिटीज लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो था 1999 का वो आ गया, और जो रूल्स उसके अंदर है वो इस्टेब्लिश हो गई, और वो पर्सन जो अग्रीव्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है, किस फर्स्ट तो है बोर्ड के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, दूसरा क्या है बाय एन ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, तो फिर वो प्रेफर कर सकता है अपील सेट के सामने, जिसके पास भी जुरिडिक्शन है इस मैटर पे। किसके ऑर्डर से, बोर्ड के ऑर्डर से, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेट में अपील जाएगी, ठीक है। 15T इसका सब क्लॉज 2 डिलीट हो गया एंड 3 क्या बोल रहा है, जितनी भी अपील जाएगी ना सबसेक्शन 1 में वो 45 डेज के अंदर, टाइम पीरियड याद रखिएगा, टाइम बेस्ड क्वेश्चन आता है, 45 डेज के अंदर सेट के अंदर अपील जानी चाहिए, ठीक है। 45 डेज के अंदर अंदर अपील जाएगी, और ऑर्डर की कॉपी जो है जो भी बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स ने बनाई है वो उसको दी जाएगी, ठीक है। फॉर द प्रोवाइजो बोल रहा है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि सेट जो है वो एंटरटेन कर सकती है अपील, ये 45 डेज का जो टाइम लिमिट है, इसके बाद भी अगर सफिशिएंट कॉज दिखाया जाता है तो। फिर सब क्लॉज 4 हमें बता रहा है जब भी अपील जाएगी ना, रिसीट होगी अपील सेट को, तो क्या करेगा वो आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर, दोनों को सुनेगा देन पास कर देगा ऑर्डर, जो भी उसको सही लगता है कंफर्म कर देगा, मॉडिफाई करेगा या सेटिंग असाइड कर देगा, जो पहले का बोर्ड का या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उन तीनों को कंफर्म, मॉडिफाई या सेट असाइड कर सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ कर सकता है, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद पार्टीज को। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, जो सेट होगा ना वो कॉपी सेंड करेगा सारे ऑर्डर का जो भी मेड किया गया है बोर्ड के द्वारा, द पार्टीज टू द अपील एंड द कंसर्न एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये सारी चीज़ जो है इन दोनों को भेजी जाएगी, यानी कि सेट के जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी वो बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी हैं उनको भेजा जाएगा जिनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील गई थी। फिर क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, जो अपील फाइल हुई है सेट के सामने अंडर सबसेक्शन 1 उसको डील कैसे किया जाएगा, वो एक्सपीडियंटली डील किया जाएगा, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डील किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। 6 मंथ, सारी टाइम इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ के अंदर डिस्पोजल का प्रावधान दिया गया है कि 6 मंथ के अंदर आपको डिस्पोजल करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ थी, 45 डेज के अंदर अपील जाएगी, अपील कहाँ से जाएगी, बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास से जाएगी, उन दोनों का ऑर्डर का कॉपी जो है आपको सेट को देना होगा, सेट की जो ऑर्डर की कॉपी जब आ जाएगी तो फिर इन दोनों को देना पड़ेगा जिसके भी ऑर्डर से अपील गई है, या बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से। 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ना, सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज़ आज जो मैंने बताई सब कुछ, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस की भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। फिर जो है फाइनल अथॉरिटी होती है, इन्होंने जो भी किया, मिसबिहेवियर अगर किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जज जो है वो चेक करेंगे कि यह सच में इन्होंने किया है, रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, टेन्योर क्या है 5 ईयर्स, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो 68 एंड देन मेंबर का 62 एज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेश्चन आने वाले टाइप की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ सेट के बारे में बता रहा है, तो क्या पावर है और प्रोसीजर क्या है सेट के, ठीक है। तो जो सेट है ना वो बाउंड नहीं है सीपीसी के प्रोसीजर से, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गाइडेड है। लेकिन सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना
वो अगर अपना जब फंक्शन डिस्चार्ज करता है तो उसके पास सेम पावर होता है जो सिविल कोर्ट के पास होता है, यानी कि वो बाउंड तो नहीं है सिविल कोर्ट के पावर से, उस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, लेकिन वो जब डिस्चार्ज करेगा तो वो सिविल कोर्ट के पास जितने पावर है वो सारे यूज़ कर सकता है, जैसे कि सम्मन करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस, रिक्वायर करना डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एविडेंस रिसीव करना, कमीशन इशू करना, विटनेस को एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, रिव्यू करना डिसीजन, डिसमिस करना एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट, सेटिंग असाइड करना एक्स पार्टे डिसीजन, या कोई भी अदर मैटर जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर होता है वो इसके पास भी है, ठीक है, जो जब डिस्चार्ज कर रहा होता है इस अपना फंक्शन। और जितनी भी प्रोसीडिंग है जो सेट के सामने चलती है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 193(2) to 8 के अंदर आईपीसी के, ठीक है। और सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या बोलता है, डीम टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ 195 और चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 15U। तो कैसी प्रोसीडिंग होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। अब जो है 15V क्या बोल रहा है, ये बता रहा है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है के बारे में वी बता रहा है 15B। तो अपीलेट जो है ना, ईदर अपीयर इन पर्सन और ऑथराइज वन और मोर चार्टर अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर और कोई अदर ऑफिसर जो प्रेजेंट है, और इन केस बिफोर सेट, तो ठीक है। तो अपीलेट क्या किसको किसको अपेयर कर सकता है, अभी जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ये कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, अदर ऑफिसर जो है, इन सबको प्रेजेंट कर सकता है या इनमें से किसी को प्रेजेंट कर सकता है सेट के सामने। अब यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें, चार्टर अकाउंटेंट कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, लीगल प्रैक्टिशनर कौन होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई है, बस इसमें यही है। अब देखिए 15W जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, और ये लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। तो जो प्रोविजंस है ना लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 के, वो सारे अप्लाई हो जाएंगे सेट पे, ठीक है, ये इतना ही बोल रहा है 15W। अब 15X जो है ये बता रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर और स्टाफ जो होता है एसएटी के, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। तो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, मेंबर होंगे, अदर ऑफिसर होंगे, एम्प्लॉय होंगे सेट के, उनको पब्लिक ऑफिसर डीम्ड कर लिया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, ठीक है, इन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। फिर जो है सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया है एंड सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को यहाँ हटा दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी सिविल कोर्ट को के पास जो पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एंटरटेन कर सकती है ऐसे सूट, जो उसके पास जो वैसे सूट को डील करने का पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास है इस एक्ट के अंदर, या तो सेट के पास है, जिसको इस्टेब्लिश ही इसीलिए किया गया है, इस एक्ट के पर्पज से ही किया गया है, तो फिर सिविल कोर्ट के पास से पावर ले ली गई है, ठीक है। एंड वो जो है कोई इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट या कोई अदर अथॉरिटी, कोई किसी भी एक्शन के अगेंस्ट इन कंसर्न्स ऑफ द पावर ऑफ इन दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी केस है तो फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, बोर्ड या सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ही देखेगा, कोई सिविल कोर्ट या कोई अदर कोर्ट नहीं देख सकता, ना ही इंजंक्शन भी दे सकता है। 15Y में यही बोल रहा था। फिर लास्ट जो इस चैप्टर का सेक्शन है वो है 15Z की अपील, फाइनली जो अपील जाती है सेट से वो कहाँ जाएगी। अब हमने देखा था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और जो है आपका बोर्ड, इनकी अपील जा रही थी सेट के पास, ठीक है। अब और कितने दिन के अंदर जा रही थी, 45 डेज के अंदर, ठीक है। अब जो है इनकी अपील और कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना था, 60 डेज में, सॉरी 6 मंथ में जो है डिस्पोज ऑफ करना था। अब जो है सेट की अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि इसको इक्विवेलेंट माना गया है हाई कोर्ट के, ठीक है, सेट को। अब इसकी अपील डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की, और ये किस सेक्शन में दिया है, 15Z में, ठीक है। और ये लास्ट सेक्शन है 6B के, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है सेट के डिसीजन से, तो फिर अपील कहाँ फाइल की जाएगी, अपील फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अभी मैंने आपको बताया कि जब जो है बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की डिसीजन से जब जा रही थी सेट के पास, तो जा रही थी 45 डेज के अंदर। अब जब सेट से सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है तो कितने दिन लग रहे हैं, 60 डेज की टाइम लिमिट दी गई है, इसमें ही अपील में आपको जाना है,
ठीक है। 60 डेज किस दिन से, जिस दिन कम्युनिकेट कर दिया गया डिसीजन या ऑर्डर, जो भी सेट ने डिसीजन या ऑर्डर दिया है ना उसको कम्युनिकेट कर दिया गया, उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर जो है ये अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और वो किस क्वेश्चन पे जा सकती है, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है ना उस ऑर्डर से तभी जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही डिस्कस करेगा सुप्रीम कोर्ट, नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्दर प्रोवाइजो जो अटैच है वो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है ना अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि अपीलेंट को जानबूझ के प्रिवेंट किया जा रहा था, सफिशिएंट कॉज से कि वो अपील ना फाइल कर पाए 60 दिन के अंदर अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है 60 दिन के अंदर अंदर भी अगर वो सफिशिएंट कॉज दिखा सकता है तो 60 दिन के बाद 60 डेज के बाद भी जो है ना आपकी अपील जो है ले लेगी, एडमिट कर लेगी, यानी कि अपील आफ्टर 60 डेज सफिशिएंट कॉज अगर आपने दिखा दिया तो आपको प्रिवेंट कर दिया जा रहा है, तो जो है आपको जो बाद में भी आप फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अपील सेट के अगेंस्ट। अब ये पूरा था हमारा चैप्टर नंबर 6B। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और हमने काफ़ी कम टाइम में जो है इसको कवर कर लिया है, हाफ एन आवर में हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं वरना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा सेशन। नेक्स्ट सेशन में जो है हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं मैं काफ़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है तो कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखिए ये सारे भी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट अब सारे प्रोविज़न छोटे छोटे हैं तो मैक्सिमम जो है आपका 2 क्लास लगेगा, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 2 क्लास लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं तो एक क्लास में कवर होना थोड़ा मुश्किल है, बट 2 क्लास मोर देन इनफ मैं उसमें कवर करा दूंगी आपके, क्योंकि सिर्फ काम नहीं निपटाना है हमें अच्छे से करना है ताकि हम एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कवर अप कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। और आपका काम है, मैं तो पढ़ा दूंगी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। आपके पास काफ़ी टाइम है जो आप इस एक्ट को रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल रिवाइज करो। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसने भी सेबी का फॉर्म भरा है लीगल ऑफिसर का, तो उसके साथ शेयर करो। आप लोग जितना अप्रिसिएट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, एंड मैं दूसरी एक्ट की वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। आप अप्रिसिएट नहीं करते तो मुझे भी मज़ा नहीं आता पढ़ाने में आपको। तो गाइज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एंड वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।